हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का सीरीज चला रहे हैं, उसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में जो जूलॉजी का पेपर हुआ था लास्ट ईयर 2022 में सेकेंड सेमेस्टर का, उसी के 25 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बचे हैं उनका सोल्यूशन हम यहाँ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following blood cells play an important role in the blood clotting? ठीक है, तो the right answer of this question is the thrombocytes। ठीक, अगर आप लोगों को थ्रोम्बोसाइट्स के नेम से शायद आप लोग अवेयर नहीं होंगे, आप लोग जानते होंगे। ब्लड में अगर हम बात करें तो जो ब्लड है, ब्लड को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक, तो ब्लड सेल्स में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो ये प्लेटलेट्स हैं, इन प्लेटलेट्स को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। और इन्हीं को हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। ब्लड में अबाउट 55% प्लाज्मा होता है और अबाउट 45% ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनको इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेट। आरबीसी को हम क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हमारा ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या हो गई? ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। थ्रोम्बोसाइट्स या मेगा कैरियोसाइट या ब्लड प्लेटलेट्स। वास्तव में जैसे इनको हम ब्लड प्लेटलेट्स को हम ट्रू सेल्स ना कह के, दीज आर कॉल्ड एज फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन मैरो। क्या होते हैं ये? फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो के ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, ट्रू सेल्स इनको नहीं कहा जा सकता। और ये नॉन न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस भी हमारा अब्सेंट होता है, बाकी कोई और सेल ऑर्गेनेल भी नहीं होता है। ठीक है, इनका काम जो होता है, मेन वर्क होता है, ये क्या करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? ये प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन क्या करते हैं? क्या करती है मेगा कैरियोसाइट सेल्स? प्लेटलेट प्लग बनाते हैं, प्लग। ठीक है, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करते हैं जब हमारी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है और ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पेन होता है बहुत कम होता है, ठीक, अबाउट 9 डेज। और इनका जो नंबर होता है, ब्लड प्लेटलेट्स के नंबर होता है 1.5 से लेके 4 लाख तक प्रेजेंट होता है। ठीक, अगर ब्लड में थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, द डिफिशियंसी ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेंगू फीवर। ठीक है, नेक्स्ट, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट। देखिए, अब मैंने बताया अभी जो ब्लड है, ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। ठीक, यानी प्लाज्मा में से हम, यानी प्लाज्मा क्या हो गया? ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। ठीक, अगर हम प्लाज्मा में से, ठीक है, प्लाज्मा में से हम क्या क्या माइनस कर दें? प्लाज्मा में से हम ब्लड सेल्स माइनस कर दें, ठीक है, सॉरी, प्लाज्मा तो ब्लड सेल्स तो है ही नहीं। अगर हम इस प्लाज्मा में से जो प्रोटीन है, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स, इस प्लाज्मा से हम ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को माइनस कर दें, क्या कर दें? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को माइनस कर दें, तो जो रिमेनिंग कंपाउंड बचेगा दैट इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, यानी सीरम क्या हो गया? सीरम क्या हो गया बेटा? सीरम इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन,
जितनी क्लॉटिंग प्रोटीन है उनको हम हटा दें। ये क्या, क्योंकि प्लाज्मा में अंदर क्या, प्लाज्मा में बेटा अगर प्लाज्मा का कंपोजिशन देखें तो प्लाज्मा में 98% वाटर होता है और अबाउट 2% इनमें प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो अगर हम प्लाज्मा में से प्रोटीन्स निकाल दें, कौन सी प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको निकाल दें तो रिमेनिंग जो कंपाउंड बचा, रिमेनिंग जो बचा, दैट इज कॉल्ड सीरम। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स, ठीक है, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड एज इट लैक क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंटीबॉडीज, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। तो वैसे अगर ब्लड से डिफरेंस देखें तो बाकी इन्होंने, क्योंकि बाकी और कोई ऑप्शन दिया नहीं था, आप इतना ध्यान रखिए बेटा, ठीक है, ब्लड इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, और प्लाज्मा में से हम प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर कर दें, दैट इज रिमेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, तो सीरम क्या हो गया, ये क्लॉटिंग फैक्टर का डिफरेंस हो गया। क्लम्पिंग ऑफ सेल्स इज नोन एज, ठीक है, क्लम्पिंग ऑफ सेल्स इज नोन एज एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, जब आपको ब्लड टेस्ट बताया गया होगा बच्चों क्लास में, तब वहां पर एग्लूटिनेशन का प्रोसेस बताया गया। होता क्या है, जब कोई हमारा सेम टाइप का एंटीबॉडी, ठीक है, सेम एंटीबॉडी और सेम एंटीजन एक दूसरे के पास है तो वो एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं और एक क्लम्प बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं, ठीक है, और वो ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, दिस दैट इज कॉल्ड क्लम्प, और दिस प्रोसेस इज नोन एज एग्लूटिनेशन। ठीक है, इस एग्लूटिनेशन की बेसिस पर ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी आर फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ ए पर्सन विद टाइप ए ब्लड। ठीक है, देखिए मैं यहां पर सब देख लीजिए, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, जो ब्लड ग्रुप होगा उसी टाइप का उसके अंदर एंटीजन पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या हो गया, और देखिए ये दिस इज द आरबीसी, ये रेड ब्लड सेल्स है, तो जो ये एंटीजन है, एंटीजन ए बी, एंटीजन ए और बी ब्लड सेल के आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं, और दीज आर द पॉलीसैकेराइड इन नेचर। ठीक है, तो ये एंटीजन्स, दीज आर द एंटीजन्स, these antigens are polysaccharide in nature, present on the surface of RBC। ठीक है, antigens are present on the surface of RBC। जो एंटीजन ए बी सी, ए और बी हैं, these are present on the surface of RBC। जो RH एंटीजन है, that is not present on the surface, and RH एंटीजन are the, ठीक है, RH एंटीजन RBC की सरफेस पर नहीं पाया जाता, बट ए और बी एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ठीक, तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीजन ए होगा और उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होगा, यानी एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर। ठीक, तो इसके अंदर एंटीबॉडी बी होगा, क्योंकि अगर एक सेम एंटीबॉडी प्रेजेंट होता, ठीक है, सेम एंटीबॉडी प्रेजेंट होता तो क्या हो जाता, एग्लूटिनेशन हो जाता, क्लम्पिंग हो जाता। ठीक है, तो एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स इज ए एंटीजन हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर ब्लड ग्रुप बी है बेटा, तो बी में एंटीबॉडी एंटी ए हो गया और हमारा एंटीजन बी हो गया। ठीक, अगर ए बी है, ठीक, ए बी में हमारा एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता तो एग्लूटिनेशन हो जाता, क्लम्पिंग हो जाता, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। ठीक, और यहाँ पर ए एंड बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। ठीक, ए बी में दोनों एंटीजन, एंटीबॉडी एब्सेंट, और हमारा ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कोई भी नहीं होगा। ठीक, एंटीजन कोई भी नहीं होगा और एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो हमारा ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। इसको क्या कहते हैं बच्चों, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। देखिए इसकी सरफेस पर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है, इसकी सरफेस पर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, विच एंटीबॉडी आर फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ ए पर्सन विद टाइप ए। ठीक है, तो मैंने बताया जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी हो, तो टाइप ए है तो इसके पास कौन सी एंटीबॉडी, एंटी बी। ठीक है,
एंटी ए बट नॉट एंटी बी नहीं होगा, नाइदर एंटी ए नॉर एंटी बी नहीं होगा, बहुत एंटी ए एंड एंटी बी नहीं होगा, एंटी बी बट नॉट एंटी ए, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, which of the following combination of RH group of mother and fetus lethal is lethal for fetus। ठीक है, देखिए एक डिजीज होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, होता क्या है बेटा, जब RH निगेटिव मदर और हमारा RH पॉजिटिव फीटस होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्ट्यूरिशन, पार्ट्यूरिशन का मतलब होता है जब डिलीवरी होती है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड को ब्रेक करते हैं। देखिए मदर और फीटस का, जो मदर है, मदर के यूट्रस के अंदर बेबी डेवलप करता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन होता है दोनों के बीच में जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, प्लेसेंटा होता है ना प्रेजेंट बच्चों, मदर से जो भी रिक्वायर न्यूट्रिशन सारा फीटस लेता है तो थ्रू द प्लेसेंटा अम्बिलिकल। ठीक, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो ये यहाँ पर एक बैरियर प्रेजेंट रहता है, वो बैरियर मदर के ब्लड और फीटस के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ पार्ट्यूरिशन, जब ये फीटस मदर से अलग होता है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया तो उसी टाइम पर ब्लड एक दूसरे से मिक्स होते हैं। तो अगर RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव फीटस है, ठीक है, तो यानी इस फीटस के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो जब ये पार्ट्यूरिशन होगा, इसको अलग किया जाएगा, तो यहाँ से RH पॉजिटिव एंटीजन कहाँ होगा, मदर के उसमें पहुंच जाएगा और मदर क्या करेगी, इसके खिलाफ RH पॉजिटिव एंटीबॉडी बना देगी। ठीक है, तो जब सेकेंड टाइम इलिडी प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, तो उसके एम्ब्रियो, जैसी एम्ब्रियो बनेगा तो उस एम्ब्रियो में क्या होगा, RH पॉजिटिव ब्लड। ठीक है, RH पॉजिटिव ब्लड जैसी होगा तो ये एंटीबॉडी इसके पास प्रेजेंट है, वो एंटीबॉडी इसके फीटस को डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होने देगी। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, लीथल हो जाती है फर्दर एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया, RH निगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव निगेटिव फीटस नहीं होगा, RH पॉजिटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फीटस नहीं, नॉर्मल होगा बच्चा। RH पॉजिटिव मदर एंड RH निगेटिव फीटस तब भी कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि RH पॉजिटिव नेगेटिव फीटस है, यानी उसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो डी कंडीशन है, RH निगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फीटस, दिस इज लीथल फॉर द, ठीक है, नेक्स्ट एम्ब्रियो। ठीक, बट इन दिस टाइम हम क्या करते हैं, इस टाइम पर अगर अवेयर हैं हम लोग, तो पार्ट्यूरिशन के टाइम पर एक इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे वो एंटीबॉडी किल हो जाती है और फर्दर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती, यानी इस रिस्क से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइकैप्सिड वाल्व इन द हार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन। ठीक है, तो ये इसका आंसर तो हमारा है राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट आर्टियल एंड राइट वेंट, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, इसका देखिए मैं नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है हार्ट का। ठीक, देखिए हार्ट है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक, ये राइट साइड है। ठीक है, तो ये राइट साइड में ये हमारा क्या है, ये राइट एट्रिया और ये राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी जो हमारा ऑरिकल और वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट करता है उसको हम कहते हैं इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर इस ओपनिंग को, इसकी जो ओपनिंग है, इसकी मतलब ऑरिकल ये वेंट्रिकल में जो ओपनिंग होता है, इसकी ओपनिंग को एक वाल्व गार्ड करता है। इस वाल्व को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व, दिस इज ट्राइकप्सिड वाल्व, यानी ट्राइकप्सिड वाल्व प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में सिचुएटेड है हमारा ट्राइकप्सिड वाल्व। क्लियर? ठीक,
ट्राइकैप्सिड वाल्व जो हमारा एट्रिया राइट साइड, देखिए यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेटेड है, ठीक है। देखिए दिस इज द सेप्टम बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हार्ट, ठीक है। ये दोनों राइट और लेफ्ट हार्ट को सेपरेट कर रहा है, तो इस लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड में हमारा पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। तो ये हमारा जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम क्या करता है, पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। कैसे कलेक्ट होता है, ये हमारा सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा क्या करता है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर बॉडी से सारा ब्लड कलेक्ट होकर बेन्स के थ्रू आता है, बेन्स आएंगी, सारी बेन्स आएंगी और ब्लड को यहाँ पर वेना केवा में छोड़ देंगी, ठीक है। तो जो भी सारा ब्लड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का सारा ब्लड कलेक्ट होकर बेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, सुपीरियर वेना केवा में। ऐसे ही लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का सारा ब्लड कलेक्ट होकर आ जाएगा हमारा इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। यानी लोअर बॉडी का कहा, इंफीरियर वेना केवा में आ जाएगा। और पल्मोनरी, ठीक है। अब ये ब्लड आ गया हमारा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया सारा, ठीक है। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आके हमारा कहां पर आ गया, कलेक्ट हो गया राइट एट्रियम में, ठीक। अब राइट एट्रियम से हमारी निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। तो इस पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है बच्चों, कैसा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा, यहां से लंग्स में पहुंचेगा, ठीक है। कहां पहुंचा, लंग्स में। अब ये लंग्स में क्या होगा, इस ब्लड का क्या होगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, ठीक। इस ब्लड का क्या होगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा और यहां से निकलेगी हमारी पल्मोनरी वेन। देखिए ये दिस इज द पल्मोनरी वेन्स, ठीक। ये क्या है, हमारी पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, ब्लड को हमारा पहुंचा देंगी कहां, दिस इज लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। ये हमारा ब्लड, लेफ्ट एट्रियम ब्लड किससे आएगा, पल्मोनरी। 4 पल्मोनरी वेन आकर ओपन होती है कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में। 2 फ्रॉम द राइट लंग और 2 फ्रॉम द लेफ्ट लंग। 4 पल्मोनरी वेन आकर ओपन हो जाती है हमारी लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। यानी लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लंग्स से। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग को भी एक वाल्व कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड बाइकप्सिड वाल्व और मिट्रॉल वाल्व। मिट्रॉल वाल्व कहां प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, ठीक। अब ये यहां से, ठीक, यहां से क्या होगा, अब पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये हमारा ब्लड आ गया यहां से, ठीक। अब यहां से ब्लड हमारा कहां पहुंच जाएगा, एओर्टास में। ये हमारा एओर्टास में पहुंच गया, एओर्टा से फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ब्लड, ठीक। अब देखिए जो यहां से हमारा जो राइट एट्रियम था, राइट एट्रियम से जब लंग्स में ब्लड जाता है, ये जो ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग यहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व और सेमी ल्यूनार वाल्व, सेमी ल्यूनार वाल्व, ठीक है। इस पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जहां हमारा राइट एट्रियम से निकलती है, तो इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पर उसको कंट्रोल करता है हमारा पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। और हम इसको सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं, ठीक। अब देखिए जो यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होती है, ठीक है, तो इम्पल्स जनरेट के क्या होती है, ये हमारा ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड, ठीक। ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होती है और ये यहाँ से ट्रांसमिट होकर पहुंचती है कहाँ पर, एबी नोड पर, ठीक है, एबी नोड, ठीक। एबी नोड से ये यहाँ पर क्या होता है, बंडल ऑफ हिस, दिस इज बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस फिर राइट और लेफ्ट 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। जैसे ही ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में पहुंचता है, बिटवीन द इंटर ऑरिकुलर
और इंटरवेंट्रिकुलर, दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में हमारा बंडल ऑफ हिज टू ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। दीज आर द, this is the right branch of bundle of his, this is the left branch of bundle of his, then reach on the, ठीक है, base of the heart। ठीक, अब here these further divided into the परकंजे फाइबर्स। ठीक है, यहां से इनसे परकंजे फाइबर्स निकलते हैं जो पूरे एट्रियल वाल्व पे, सॉरी पूरी वेंट्रिकुलर वाल्व में, इस तरह पूरी वेंट्रिकुलर वाल्व में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं परकंजे फाइबर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हार्ट की फिजियोलॉजी, पूरा हमारा स्ट्रक्चर। अब इन ऑप्शंस को हम देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्राइकैप्सिड वाल्व इन द हार्ट प्रेजेंट। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया था, इसका डी ऑप्शन। बंडल ऑफ हिज इज ए नेटवर्क ऑफ, ठीक है, देखिए बंडल ऑफ हिज इज ए नेटवर्क, बंडल ऑफ हिज होते हैं हमारे मसल फाइबर। ठीक, बंडल ऑफ हिज क्या है हमारे, मसल फाइबर। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिज क्या हो गया हमारे, मसल फाइबर है। ठीक, बंडल फाइबर इज ए मसल फाइबर। ठीक, अब मसल फाइबर प्रेजेंट ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल। अब देखिए यहां तो नर्व फाइबर्स लिखा है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा बंड मसल फाइबर प्रेजेंट ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल और मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल। ठीक है, तो हमारे पूरे हार्ट में तो नहीं प्रेजेंट होते हैं, यानी बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल। ठीक है, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। देखिए जो बंडल ऑफ हिज, ठीक, बंडल ऑफ हिज मैंने बताया ये हमारा ऐसे नोड था। ठीक, ऐसे नोड से हमारी इंपल्स कहां पहुंचती, ए बी नोड। ठीक है, ए बी नोड से फिर निकलता है ये हमारा बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज फिर हमारा 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, ये लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल है ऑफ हिज, ये राइट ब्रांच ऑफ बंडल है। फिर इनसे ये हमारे परकिंजे फाइबर। ठीक है, ये वेंट्रिकल की वॉल में इस तरह से इससे पंच परकिंजे फाइबर निकल, दीज आर द परकिंजे फाइबर। ठीक है, तो जो ये परकिंजे फाइबर्स हैं, ये परकिंजे फाइबर्स भी क्या है, एक तरह से मसल्स हैं, मसल्स फाइबर है। इन परकिंजे फाइबर्स को हम अल्टरनेटिव पेसमेकर भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव पेसमेकर। क्यों कहते हैं अल्टरनेटिव पेसमेकर, कभी कभी अगर ये ए बी नोड, भाई इनमें जो इम्पल्स है, यहां पर जो परकिंजे फाइबर में इम्पल्स किसके थ्रू जा रहा है, ए बी नोड बंडल ऑफ हिज को इम्पल्स देता है और यहां से ये इलेक्ट्रिक करंट पास होती है हमारे बंडल परकिंजे फाइबर तक पहुंचता है। बट समटाइम्स ए बी नोड इज नॉन फंक्शनल, ए बी नोड अपना काम करना बंद कर देता है, तो उस टाइम भी ये परकिंजे फाइबर उसमें क्या करते हैं, सिस्टोल कराते रहते हैं, कंट्रैक्शन हार्ट का कराते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है अल्टरनेटिव पेसमेकर। ठीक, इसीलिए हम परकिंजे फाइबर क्या कहते हैं, हमारे अल्टरनेटिव पेसमेकर। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, केवल वेंट्रिकुलर वाल्व में ही हमारे प्रेजेंट होंगे। क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिट्राल वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन। ठीक, तो मिट्राल वाल्व किधर होगा, मिट्राल वाल्व हमारा कैसा बाइकप्सिड वाल्व है बच्चों, बाइकप्सिड वाल्व। ठीक, किधर प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका डी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। ये हमने हार्ट को एक्सप्लेन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बीइंग द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो ह्यूमन में जो कार्डियक साइकिल होता है बच्चों, ये 0.8 सेकेंड का होता है। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन बच्चों क्या है, 0.8 सेकेंड। तो इस कार्डियक साइकिल में हमारे 2 फेज होते हैं, एक आर्टीरियल फेज और एक वेंट्रिकल फेज।
आर्टिकल फेज और एक वेंट्रिकल फेज। आर्टिकल फेज में हमारा एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल फेज एंड वेंट्रिकल, एट्रियल सिस्टोल हो गया और एट्रियल डायस्टोल हो गया बच्चों। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो जो एट्रियल सिस्टोल होता है ये हमारा होता है 0.1 सेकेंड के लिए और एट्रियल डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड के लिए, ठीक है। और वेंट्रिकल फेज में हमारा फिर वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। तो जो वेंट्रिकल डायस्टोल होता है बेटा ये होता है 0.5 सेकेंड और वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हो गए कार्डियक साइकिल की बात। कार्डियक साइकिल हमारा है 0.8 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द पी वेव ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो देखिए ये सामने डायग्राम आपके दिख रहा है ये हमारा, ठीक है। तो पी वेव क्या बता रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया इन रेस्पॉन्स टू द एसए नोड ट्रिगर। जब एसए नोड हमारा ट्रिगर करता है वहां से इंपल्स जनरेट होती है तो जो हमारा एट्रियन होता है वो डीपोलराइज करता है और एक वेव जनरेट होती है, उस वेव को हम कहते हैं दिस इज पी वेव, ठीक है। यानी पी वेव क्या हो गया हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। पी वेव क्या हो गया एट्रियल डीपोलराइजेशन बच्चों, ठीक। अब देखिए ये फिर हमारा QRS कॉम्प्लेक्स, दिस इज द QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स हमारा पूरा कर बताता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स ट्रिगर्स मेन पंपिंग कंट्रैक्शंस, ठीक है। QRS क्या करता है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को बताता है, क्लियर। और हमारा फिर आता है टी वेव। टी वेव क्या करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो इसको आप लर्न कर लीजिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके आ जाए, अब यहाँ पर पी वेव पूछ लिया था, पी वेव ऑफ ईसीसी रिप्रेजेंट, नेक्स्ट पूछ लेगा QRS पूछ लेगा, टी वेव पूछ सकता है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है हर बार सेम क्वेश्चन आए रिपीट हो, तो हमको उससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा ईसीजी से क्लियर हो गया। ईसीजी में हमारा PQRST 4 वेव्स होती है, QRS कॉम्प्लेक्स पूरा हमारा, टी वेव एंड पी वेव, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियक आउटपुट। देखिए कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्या हो गया हमारा, कार्डियक आउटपुट का मतलब है अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट, यानी एक मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, ठीक। तो देखिए हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप किस किस के थ्रू करता है, एक तो हमारा पल्मोनरी आर्टरी, भाई पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेके जाता है, और बाकी हमारा जो इयोर्टा होते हैं, ठीक है, इयोर्टा हमारा हार्ट से ब्लड को लेके, ये दो ही चीजें हैं जो हमारा हार्ट से ब्लड को लेके जाते हैं। तो ठीक है देख लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड इन द आर्टरी, नहीं होगा बेटा क्योंकि हम बात कर रहे हैं कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट का मतलब है ब्लड पंप बाय द हार्ट, तो ये तो नहीं होगा। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड इन वेंट्रिकल, ये भी नहीं होगा। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल, ये हम बात कर रहे हैं हार्ट से ब्लड का बाहर जाना, ये तो हार्ट के अंदर ही रह रहा ना, एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और आउटपुट का मतलब है कि बाहर कितना ब्लड जा रहा है, ठीक। यानी नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द राइट आंसर, यानी डी यहां पर हमारा राइट आंसर होता है, ठीक। अगर हम बात करें कि व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, तो अगर एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट का हार्ट देखें, एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट व्यक्ति के का कार्डियक आउटपुट होता है कितना 5 लीटर, ठीक है, यानी 5 लीटर पर मिनट ब्लड पंप करता है हार्ट, ठीक है, 5 लीटर पर मिनट एक एडल्ट हेल्दी पर्सन का जो कार्डियक आउटपुट होता है दैट इज 5 लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू, ठीक है।
तो यूरिन का जो कलर होता है, देखिए कलर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, पिगमेंट्स की वजह से। जो कलर देने के लिए, जैसे प्लांट्स में लीव्स ग्रीन होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। तो पिगमेंट्स की वजह से ही तो जो येलोइश कलर यूरिन है दैट इज आल्सो ड्यू टू द पिगमेंट, एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम। मेलानिन इज आल्सो पिगमेंट, बट दिस melanin is present in the skin and skin color is due to the presence of melanin pigment. ठीक है, urea and uric acid is also present in the urine, but these not are the pigment, so they don't give the color to the urine. अगर हम बात करें यूरिन के कंपोजिशन की, ठीक है, यूरिन का हम कंपोजिशन देखना चाहें कि यूरिन का कंपोजिशन क्या है, कि यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो यूरिन के अंदर अबाउट 93 से लेके 96% क्या होता है बच्चों, वाटर होता है। ठीक है, यानी रिमेनिंग जो हमारा 4 से 4 से 7% बचा, इसमें प्रेजेंट होता है हमारा यूरिया अबाउट 2%। ठीक है, फिर हमारा यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और हमारा ये यूरोक्रोम और एक यूरोब्लिन। ठीक है, ये सारे हमारे कंपाउंड यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज ड्यू टू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फिल्ट्रेट, नहीं। पैसिव डिफ्यूजन, नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बाल्स ऑफ द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ठीक है। देखिए जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये है बेटा, जब हमारा फिल्ट्रेशन, ये हमारा क्या है इस तरह से, ठीक, ये ग्लोमेरुलस से ये हमारा एफरेंट आर्टियोल और ये हमारा इफरेंट, ये यहाँ पर ब्लड फिल्टर हो गया, ब्लड फिल्टर हो गया, यानी इस ब्लड से फिल्टर क्या हो गया, सारे ये कंपाउंड ग्लूकोज, क्रेटिनिन, सारे मॉलिक्यूल, सोडियम, पोटेशियम के, ये सारे फिल्टर होकर ये आ गए ग्लोमेरुलस फिल्टर में। ठीक, अब यहाँ से जब फिल्टर होकर आ गए तो अब ये फिल्ट्रेट से फिर कुछ मॉलिक्यूल ब्लड में रीएब्जॉर्ब भाई, इसीलिए भाई पहले तो ये इंटेस्टाइन डाइजेशन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आए, फिर ये फिल्टर, तो इनको फिर दोबारा से ब्लड में जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है इसको रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा से एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। तो जो ग्लूकोज, ये रीएब्जॉर्प्शन होता है इनका, जो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है ये सारे मॉलिक्यूल के लिए, चाहे ग्लूकोज का हो, चाहे सोडियम आयन का हो, या फॉस्फेट, सिट्रेट, लैक्टेज। ठीक, ये ऐसे ही हमारे पीसीटी से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, क्योंकि इनके लिए सबके लिए जरूरत पड़ती है हमें सोडियम आयन की। ठीक है, तो सोडियम आयन की जब जरूरत पड़ती है, ठीक, तो जब सोडियम आयन, और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम करता है। ये देखिए, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम कर रहा है इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, यानी यहाँ पर एटीपी की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। ठीक, यानी ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं इन सब के रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में एनर्जी लग रही है, बट डायरेक्ट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी ये हमारा एक एक्टिव प्रोसेस है, और किस तरह का, सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस है। ठीक, तो ये हमारा सी ऑप्शन ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व इज -70 मिली वोल्ट। ठीक है, देखिए इसको इधर एक्सप्लेन किया गया है। सेल का रेस्टिंग स्टेज, अगर कोई सेल रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज का मतलब है, और मैंने बताया कि -70 मिली वोल्ट है, तो ये माइनस साइन बताता है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है अंदर की साइड है, इनर साइड में हमारा कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और 70 मिली वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, ये अगर रेस्टिंग स्टेज में -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो एट रेस्टिंग स्टेज क्या क्या कंडीशन होती है, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये इंट्रासेलुलर साइड है।
ठीक है, हमेशा जो बाहर की साइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इंट्रासेलुलर साइड में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। क्लियर? ठीक, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें डिफरेंट टाइप के चैनल्स प्रेजेंट हैं। कुछ हमारे सोडियम चैनल होते हैं, पोटेशियम चैनल होते हैं, कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, कुछ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके पास डिफरेंट टाइप के चैनल्स हैं। लीक चैनल, ठीक है, लाइगेंड गेटेड चैनल, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ठीक, ये सारे चैनल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, रेस्टिंग स्टेज पे क्या होता है, अगर सेल मेम्ब्रेन हमारा रेस्टिंग, ऑल वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज। सभी वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटेशियम चैनल क्या है, बंद है। द एक्सॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, स्मॉल बिल्डअप ऑफ नेगेटिव चार्ज अलोंग। अंदर की साइड में देखिए सारे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम सोडियम चैनल देखिए सारे क्या हैं, बंद हैं। ठीक है, बंद है। और अंदर की साइड क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज क्यों है ये अभी बताएंगे। एक तो यहाँ पर बहुत सारी हमारी निगेटिव आयन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से अंदर की साइड में निगेटिव आयन चार्ज मेंटेन रहता है। ठीक, तो रेस्टिंग स्टेज पे ध्यान रखना है हमको, कैसा चार्ज, कितना चार्ज होगा, -70 मिली वोल्ट किसी भी नर्व सेल में एक्सॉन के अंदर। ठीक, अब इंपल्स कैसे जनरेट होगी, ठीक है, इंपल्स जनरेट जब हमको कोई थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस दिया गया। थ्रेशोल्ड लेवल का जैसे स्टिमुलस दिया गया, ये हमारा सोडियम चैनल क्या हो गया, ओपन हो जाता है। सोडियम चैनल ओपन हो जाता है और भाई बाहर की तरफ सोडियम आयन का कंसंट्रेशन वैसे ही जाता है, तो सोडियम आयन हमारा अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अंदर जाना यानी अब अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होने लगेगा। यानी ये अभी ये देखिए ये जो स्टेज है यहाँ पर एक पोल्स बन गए हैं, दिस इज, इसको हम पोलराइज स्टेज, रेस्टिंग स्टेज का एक पोलराइज स्टेज है। क्या है, पोलराइज्ड स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर पोल्स बन गए। बाहर की तरफ हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ नेगेटिव, यानी दोनों पोल्स बन गए पॉजिटिव एंड, यानी अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारी कैसी, पोलराइज्ड स्टेज में है। ठीक, जब सोडियम चैनल ओपन हुए तो अब क्या होगा, ये सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, यानी अब जो पॉजिटिव चार्ज है अंदर का निगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव, यानी जो पोलराइज स्टेज है वो डिस्टर्ब हो रही है। इसीलिए इसको क्या अब क्या हो रहा है, यानी डीपोलराइजेशन फेज है। ठीक है, यानी डीपोलराइजेशन व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ एक्सॉन रीचेज थ्रेशोल्ड, द सोडियम चैनल एक्टिवेशन गेट्स ओपन एज सोडियम आयन मूव्स थ्रू द चैनल्स इनटू द न्यूरॉन, ए बिल्डअप ऑफ द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अलोंग द इनसाइड। ठीक है, अब कब ये होगा, ये जो हमारे सोडियम चैनल है वो ओपन कब होंगे, जब हम थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस दें। नॉर्मल स्टिमुलस से कुछ नहीं होना, थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस। ठीक, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था तो सोडियम चैनल ओपन हो गया, अब ये हमारा सोडियम आयन अंदर आ रहा है। अंदर आ रहा है तो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज देखिए, अब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ तो ये पहुंच गया +30 पर, इसी को कहते हैं हम, क्या हो गया जनरेट, एक्शन पोटेंशियल। बच्चों ये क्या हो गया हमारा, एक्शन पोटेंशियल। ठीक, फिर क्या आएगा हमारा, रिपोलराइजेशन फेज। ठीक, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा तो फिर हमारा रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो। तो रिपोलराइजेशन क्या होगा, अब जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया ये हमारे सोडियम चैनल फिर से क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन गेट्स ओपन, इनएक्टिवेशन गेट्स क्लोज एंड पोटेशियम चैनल ओपन। ठीक है, अब पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, द मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू बिकम रिपोलराइज्ड एज सम पोटेशियम आयन लीव द न्यूरॉन। अब यहाँ से पोटेशियम आयन क्या करेंगे, इसको लीव करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बाहर जाने लगेगा ना, तो सेल हमारी फिर से क्या होने आने लगेगी, रिपोलराइज स्टेट में जाने लगेगी। ये देखिए हमारा जो पोटेंशियल है 30 पहुंचा था +30, अब ये नीचे की तरफ माइनस की तरफ जाने लगा, मूव करने लगा। ठीक है, यानी रिपोलराइजेशन हो रहा है। रिपोलराइजेशन फेज कंटिन्यू, पोटेशियम आउटफ्लो कंटिन्यूज एज मोर पोटेशियम आयन लीव द न्यूरॉन, more negative charge build up along inside surface of the membrane, potassium outflow eventually restores
channels activity get open, return to the resting state when potassium gets closed. ठीक है, और फिर हमारा ये -70 रेस्टिंग स्टेज, यानी इस स्टेज पर ही हमारी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब कोई स्टिमुलस मिलता है तब ये हमारे सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं और हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। क्लियर? ठीक है, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये बता ही दिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस एट द सिनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस्ड एट द सिनेप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, इट इज द डी इज द राइट आंसर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या सिनेप्स क्या होते हैं? ठीक है, टू न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन या न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच का कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड, कि जो नर्व इम्पल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाना या एक न्यूरॉन से मसल फाइबर तक पहुंचाना, किसके द्वारा पहुंचती है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है। तो डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज हमारा एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, इसके अलावा गावा है और भी बहुत सारे, हमारा ग्लूटामीन है। तो दीज आर आल्सो सम न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन। तो वोमिटिंग सेंटर हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ? मेडुला ऑब्लंगेटा के पास। जितने भी वाइटल एक्टिविटीज के सेंटर्स हैं, सभी वाइटल एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं हमारी किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लंगेटा। यानी मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल्स ऑल वाइटल एक्टिविटीज, कंट्रोल्स ऑल वाइटल एक्टिविटीज। ठीक है, वोमिटिंग तो कंट्रोल करता है, इसके अलावा सभी वाइटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, all these things are controlled by the medulla oblongata। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, ये सभी एक्टिविटीज को हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। एक्शन पोटेंशियल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्शन पोटेंशियल्स while the propagation of nerve impulse is due to the momentum। अभी देखिए मैंने बताया था कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है किसके द्वारा जनरेट होता है? सोडियम आइंस फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड या सोडियम आइंस फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर। जो सोडियम आइंस है हमारे, ठीक है, वो सोडियम चैनल्स हमारे कहाँ, जब ये हमारा बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड था तब सोडियम आयन हमारे इससे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ मूव करते हैं, तभी हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। यानी यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट्स। देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं बच्चों? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, ठीक, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। जो पोस्टीरियर लोब है इससे ओनली टू हार्मोन ही सिक्रीट होते हैं, दैट इज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी secrete only a two hormone, ADH and oxytocin, and these two hormones are not synthesized in the posterior pituitary. These hormones are synthesized in the hypothalamus and they store in the posterior pituitary, and posterior pituitary secrete these hormone। ठीक है, तो ADH and oxytocin are not synthesized in posterior pituitary। clear? ADH hormone is also known as vasopressin। ठीक है, एडीएच की डिफिशियंसी से एक डिजीज हो जाती है, इसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस, नॉट अ मिलेटस। ठीक है, मिलेटस मीठा, मीठा मतलब शुगर, शुगर मतलब इंसुलिन। विदाउट इंसुलिन वाला जो डायबिटीज है उसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, जो किसकी कमी से होता है? एडीएच। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये फैकल्टेटिव बाय, एडीएच का काम क्या होता है? एडीएच बेटा क्या करता है, जो डीसीटी नेफ्रॉन का पार्ट होता है डीसीटी, ठीक है, डीसीटी पर रिएक्शन करता है और फैकल्टेटिव
फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है, यानी जब हमको प्यास पानी की जरूरत होती है और हमको पानी ना मिले तो ये डीसीटी से, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है, एडीएच। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जब एडीएच नहीं होगा तो क्या होगा, यूरिनेशन ज्यादा होगा। यूरिनेशन ज्यादा होगा तो क्या मतलब, बार बार यूरिनेशन जाएंगे, तो इसीलिए इस डिजीज को कहा गया डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर लोब के जो हार्मोन है उनको याद करने के लिए कोड है फ्लैट पिग। क्या, फ्लैट पिग। ठीक है, एफ फॉर एफएसएच, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों कैसे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है बच्चों। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, एसीटीएच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पी प्रोलैक्टिन। ठीक है, जी हमारा ग्रोथ हार्मोन। ठीक, तो इतने सारे हार्मोन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, जीएच। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा हार्मोन ठीक है। ये नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। एफएसएच, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी नहीं होता है। एडीएच हमारा किससे होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर, तो ये भी नहीं होगा। एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जीएच, टीएसएच, एफएसएच, जीएच एंड एलएच। ठीक है, एफएसएच, जीएच एंड एलएच। जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ये हमारा सही है, ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज इंसुलिन। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से जो फर्स्ट हार्मोन प्रिपेयर किया गया दैट इज इंसुलिन एंड दैट इज नोन एज हिम्यूलिन। जो इंसुलिन जो हार्मोन बनाया गया, क्योंकि ये ह्यूमन जीन को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करा के बनाया गया। ठीक है, चिल्ड्रन हु हैव डैमेज थाइमस में रिजल्ट। ठीक है, देखिए जो थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है, जो हमारी बोन मैरो है। ठीक है, बोन मैरो में क्या होता है, हिमेटोपोइटिक, हिमेटोपोइसिस होती है। हिमेटोपोइसिस होती है ना, यानी ब्लड सेल्स की सिंथेसिस होती है, ब्लड सेल्स बनती है। तो इसी में एक ब्लड सेल है हमारी टी लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट सेल का फॉर्मेशन तो हो जाता है कहां पर, बोन मैरो में। बट ये टी लिम्फोसाइट्स का जो मैचुरेशन है, जो मैचुरेशन है, जो मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन होता है वो कहां पर होता है, इनका थाइमस। यानी टी लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए कौन सी ग्लैंड चाहिए, थाइमस ग्लैंड चाहिए। मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस इन द थाइमस ग्लैंड। ठीक, तो थाइमस ग्लैंड अगर नहीं होगी बच्चे में, थाइमस ग्लैंड नहीं होगी तो क्या नहीं बनेगा, टी लिम्फोसाइट सेल्स नहीं बनेंगी। मतलब बनेंगी बट वो सेल्स क्या होंगी, मैच्योर्ड नहीं होंगी, इमेच्योर टी लिम्फोसाइट सेल्स होंगी। और टी लिम्फोसाइट सेल्स 20 लिम्फोसाइट सेल्स के साथ मिलकर क्या करती हैं, हमारे पैथोजेंस को किल करती हैं। ठीक, यानी किसी बच्चे में अगर थाइमस नहीं है तो उसमें सेल मीडिएटेड, क्योंकि एक सेल है ना, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं पाई जाएगी। ठीक, तो चिल्ड्रन हु हैव डैमेज थाइमस में रिजल्ट लॉस ऑफ एन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, नो। रिडक्शन ऑफ स्टेम सेल प्रोडक्शन, नो। डीफनेस, नो। लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बच्चों, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these hormone is produced by the alpha cells of the pancreas। ठीक है, देखिए जो पैनक्रियाज है हमारा बच्चों, पैनक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड। पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है बच्चों, मिक्स ग्लैंड है।
ठीक है, यानी मिक्स ग्लैंड मतलब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है। एक्सोक्राइन मतलब ये बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है। तो पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स की बात मैंने लास्ट वीडियो में की है। ठीक, अब हम देखते हैं जो पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है। जो पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है वो सारी सेल्स एक, उनको कहते हैं हम आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस ये एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियास का। इस आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस में ये इतनी सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, ट्रिपल पी सेल एंड एप्सिलॉन सेल। ठीक, तो जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल क्या करती हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। और ये ग्लूकेगॉन क्या करता है, रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ये ग्लूकोजिनो, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ठीक है, अगर ग्लूकोज की डिफिशियंसी है तो जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देता है। ठीक, इंसुलिन, इंसुलिन किससे सिक्रिएट होता है, बीटा सेल से। और इंसुलिन का काम है लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन क्या करता है बच्चों, भाई ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है, ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है, तो सेल्स के अंदर कैसे जाएगा, तो जो सेल्स के अंदर इस ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए एक रिसेप्टर पाया जाता है, GLUT2 रिसेप्टर। इस GLUT2 रिसेप्टर को बनाता है हमारा इंसुलिन। तो ये ग्लूकोज को अंदर सेल के पहुंचाने का काम करता है, अंदर पहुंचा रहा, तो इसीलिए ब्लड से ग्लूकोज कम हो जा रहा है। ठीक है, डेल्टा सेल्स सिक्रीट करती है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा था, उसको इनहिबिट कर दे रहा है। ठीक, पीपी सेल्स, पैनक्रियाटिक पेप्टाइड, रेगुलेट डाइजेस्टिव सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। एप्सिलॉन सेल, घ्रेलिन और एक्सीजेनिक। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विच ऑफ दीज हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा सेल। तो अल्फा कौन सा कर रही है, ग्लूकेगॉन। तो हमारा ये हो गया यहाँ पर ग्लूकेगॉन बच्चा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी की भी जरूरत होती है और क्रिएटिन फास्फेट। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, hope you all enjoy the video and this video provide you enough information about these questions। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी हेल्प मिलने वाली है और इस तरीके के और भी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।